मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों ही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और बिना विधायक बने इन्होंने 21 अप्रैल को मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनका 6 महीने का कार्यकाल कल समाप्त हो गया था, जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब वे बिना मंत्री पद के ही चुनाव मैदान में रहेंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि उनके कार्यकाल के 6 माह आज पूरे हो रहे हैं और इस्तीफा उन्होंने कल की तारीख में दे दिया है। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सेवा, मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की प्रगति महत्वपूर्ण है। अब बिना पद के अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने 21 अप्रैल को मंत्री पद की शपथ ली थी। गैर विधायक अधिकतम 6 माह मंत्री रह सकते हैं। नियमों के मुताबिक दोनों मंत्रियों की समय सीमा 20 अक्टूबर की शाम को समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ ही उनकी सभी सुविधाएं छिन गई हैं। अब वे कांग्रेस प्रत्याशियों जैसे ही सामान्य उम्मीदवार होंगे। उन्हें न भत्ता मिलेगा न ड्राइवर, लेकिन गनमैन उनके साथ रहेंगे। गोविंद सिंह राजपूत सागर की सुर्खी से और तुलसी सिलावट इंदौर की सांवेर से अपनी परंपरागत सीटों से उपचुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में शिवराज सिंह सरकार के 14 मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी ये तो 10 नवंबर को ही पता लग पाएगा। आइटम शब्द पर सियासत लगातार जारी है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने भी कमलनाथ को इस पूरे मामले में माफी मांगने की सलाह दी है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ के आइटम शब्द वाले बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कमलनाथ पर व्यक्तिगत हमला भी बोला है और साथ ही कहा है कि जब इमरती देवी उनके साथ थी तब उन्हें देवी नजर आती थी, अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो उन्हें आइटम नजर आने लगी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उपचुनाव के ठीक पहले अरविंद भदौरिया के साथ निर्दलीय विधायक केदार डाबर भी नजर आए, तो कह सकते हैं कि भगवानपुरा विधानसभा सीट से एक आदिवासी जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। तो कह सकते हैं कि गेम चेंजर अरविंद भदौरिया लगातार अपने हुनर दिखाते हुए फिर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस के ही नेता मानक अग्रवाल ने भी कमलनाथ के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस बयान को लेकर उन्हें पहले ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब कमलनाथ दोनों ही तरफों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिसाहू लाल सिंह के विवादित बयान को लेकर जब मंत्री अरविंद भदौरिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी पर दोहरी मानसिकता रखने का आरोप लगा रही है। 14 गैर विधायकों को मंत्री बनाए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में सियासत का तख्ता पलट होने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बना दिया गया। शिवराज सरकार के इस फैसले को लेकर जलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ 14 मंत्रियों को बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव की ओर से दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के 22 विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जब शिवराज सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो इन्हीं पूर्व विधायकों में से 14 को मंत्री पद से नवाजा गया, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी गैर विधायक को मंत्री बनाने का फैसला विषम परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल किया और अपने पद से इस्तीफा देकर आए गैर विधायकों को मंत्री बना दिया। पूरे मामले पर अब 14 दिसंबर को सुनवाई नियत की गई है। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा बिसरा रिपोर्ट के आने के बाद हुआ है। इस बिसरा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि सभी सैंपलों में एथेनॉल और मेथनॉल की पुष्टि हो गई है। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई 1 दर्जन से अधिक मजदूरों की मौत के मामले में भेजे गए बिसरा रिपोर्ट आ चुकी है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि भेजे गए सभी 12 सैंपलों में एथेनॉल और मेथनॉल की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार बिसरा में एल्कोहल और जहरीले तत्व पाया गया। विशेषज्ञों की माने तो मेथनॉल इतना घातक होता है कि इसको 10 ml मात्रा से ही मनुष्य अंधा हो जाता है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मेथनॉल बनाने के लिए सभी आरोपियों ने कहां-कहां से स्प्रिट और अन्य रासायनिक पदार्थ खरीदा था।
इस मामले को लेकर जम के सियासत हुई थी। सियासत के साथ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी आई थी। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। बैतूल की जिला जेल में आज 2 सजा याफ्ता बंदियों ने कुछ संदिग्ध जहर पी करके आत्महत्या की कोशिश की। दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों का ये कहना था कि अभी ये बताया नहीं जा सकता कि इन दोनों ने क्या पिया है। वहीं जेल प्रबंधन का ये कहना है कि इन्होंने टॉयलेट में यूज़ होने वाला एसिड पिया है। ये घटना क्यों हुई, इस बात से अभी पर्दा नहीं हट पाया है। हालांकि जेल प्रबंधन ये कह रहा है कि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। दोनों बंदियों में से एक बंदी हत्या का आरोपी है, वहीं दूसरा जो है वो रेप के आरोप में यहाँ पर सजा काट रहा है। इस गंभीर घटना के बाद बंदियों के परिजनों का भी ये कहना है कि शायद ये हो सकता है कि जेल प्रबंधन के किसी दबाव की वजह से दोनों ने ये कदम उठाया हो और इस मामले की भी उच्च स्तरीय जांच होना ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच जेल प्रबंधन खुद करता है या इस मामले की कोई उच्च स्तरीय जांच के बाद कोई नए नतीजे सामने आते हैं। सियासी सरगर्मियों के बीच प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के प्राइमरी शिक्षकों को वेतन जारी कर बड़ी राहत दी है। प्रदेश भर के 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों का 1 महीने से वेतन अटका हुआ था और अब सरकार ने 900 करोड़ की राशि जारी की है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शिक्षकों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहे, यानी शिक्षक अब वेतन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। राखी के त्योहार से पहले भी शिक्षकों को करीब 3 महीने का वेतन सही समय पर नहीं मिला था। प्राइमरी शिक्षकों के साथ ही माध्यमिक शाला के शिक्षक वेतन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे थे। कई अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे गए थे। इसके बाद राखी के त्योहार पर 3 दिन पहले ही प्राइमरी और माध्यमिक शाला के शिक्षकों को वेतन जारी किया गया था। वहीं प्राइमरी शाला के शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शिक्षकों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहे, यानी शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर से शिक्षकों को सही समय पर वेतन नहीं मिला है, यानी शिक्षकों का सितंबर महीने का वेतन सही समय पर उनके खातों में नहीं पहुंचा। अब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि प्राइमरी शिक्षकों के 900 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, यानी प्रदेश भर के 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों को 900 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंचाए जाएंगे। अक्टूबर महीने में ये 900 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं शिक्षक समय पर वेतन ना मिलने से परेशान है, क्योंकि दिवाली जैसा बड़ा त्योहार अब उनके सामने है और तैयारियों को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सितंबर महीने के वेतन में जरूर लेट लतीफी की गई है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने के वेतन में लेट लतीफी नहीं की जाए, नहीं तो त्योहारों में संकट खड़ा हो सकता है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्राइमरी शिक्षकों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। राखी से पहले शिक्षकों की 3 महीने का वेतन अटका हुआ था और अब सितंबर महीने का वेतन फिर से अटका हुआ था, जिसको लेकर सरकार ने अब राशि जारी की है। बड़ा उपचुनाव में प्रत्याशी सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, लेकिन कई जगह प्रत्याशियों को वोटरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला रामसिया भारती का है। जब वह गांव में वोट मांगने गई, तभी एक महिला ने उन्हें खरी खोटी सुना दी। छतरपुर के बड़ा मलहरा में उपचुनाव में प्रचार जोरों पर है। दोनों दलों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान कई बार प्रत्याशियों को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ताजा मामला ग्वारा क्षेत्र के रिशारा गांव का है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती को एक दलित महिला ने जमकर खरी खोटी सुनाई। महिला का कहना था कि चुनाव आते ही नेताजी लोग वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वह ना तो गांव की सुध लेते हैं और ना ही जनता की, और आप भी उसमें शामिल हैं। आप भी ऐसा ही करेंगी। महिला की छोटी सी परेशानियों का हल नहीं हो रहा था, इसी के चलते वह खासी नाराज नजर आई। इसी नाराजगी के बाद प्रत्याशी रामसिया भारती उल्टे पांव वापस लौटी। वहीं रामसिया भारती के साथ कांग्रेस नेता जाति के नाम पर वोट मांगते नजर आए। जाहिर है नेताजी वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, इसी के चलते नाराजगी झेलनी पड़ रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर कहा कि उनका विरोध लगातार जारी है, वह कभी कहीं गई ही नहीं और अब चुनाव में वोट मांग रही हैं। जाहिर है चुनावी दौर में नेता वोट मांगने जाते हैं और वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वह नेता वादे अपने भूल जाते हैं, जिसके चलते आज उन्हें वोटरों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
मरवाही उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसातें बिछा दी है, मगर दिवंगत अजीत जोगी को अभी भी राजनीतिक दलों के लोग भुला नहीं पाए हैं। कम से कम उनके जाति के बहाने और पार्टियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा लगातार उनकी जाति को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे जोगी जो पार्टी है वो भी कांग्रेस को लेकर काफ़ी हमलावर हो गई है। मरवाही उपचुनाव में जिस तरह से अजीत जोगी और उन अमित जोगी के नामांकन को निरस्त करने का मुद्दा गरमाया हुआ है, अमित जोगी और रेणु जोगी घर घर जा कर के जहां किताबें बांट रहे हैं, तो वही भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो अजीत जोगी को आदिवासी मानती थी, लेकिन जब वो कांग्रेस में नहीं है तो उन्हें आदिवासी मानने से इनकार कर रही है। वहीं कांग्रेस इन भाजपा के जो सवाल खड़े किए हैं उन पर जवाब देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले भाजपा है और भाजपा झूठ बोल रही है, भाजपा का दो चेहरा है। और जिस तरह से पहले भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, तो भाजपा से कांग्रेस ने उल्टा सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भाजपा बताए कि तब वो सही था कि आज भाजपा सही है। समाज की कुरीतियों और बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके और राजनांदगांव जिले के 160 गांव की 2 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने वाली पद्मश्री फुलवासन यादव केबीसी के स्पेशल एपिसोड कर्मवीर में 23 अक्टूबर को नज़र आएंगी। वहीं हम आपको बता दें कि उनके साथ हॉट सीट शेयर करने के लिए अभिनेत्री रेणुका रहाणे भी उनके साथ नज़र आएंगी। वहीं हम आपको बता दें कि फुलवासन यादव की जो जीवन की कहानी है, जो उनके संघर्ष की कहानी है, एक बकरी चराने वाली से लेकर पद्मश्री फुलवासन यादव बनने तक की जो कहानी है और महिलाओं को सशक्त करना और नशा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और पूरे ज़िले में महिला फौज तैयार करना और शराब के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करना, कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाने के काम को लेकर आगे बढ़ने वाली इस फुलवासन यादव की जो संघर्ष की कहानी है उसके बारे में भी इस एपिसोड में दिखाया जाएगा। और इसका जो राशि वह जीत के आएंगी, उस राशि को भी फुलवासन यादव महिला सशक्तिकरण के लिए खर्च करेंगी। कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस बादल नक्सली को गिरफ्तार किया जिस पर 12 लाख का इनाम था, उसे रिमांड पर लेकर जो है कवर्धा पुलिस लेके आई है और उनसे पूछताछ करी, जिसमें कई अहम खुलासे पकड़े गए नक्सली ने किया है, जिसके आधार पर जो है पुलिस इसमें आगे जो है कार्रवाई करेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सली सहयोगियों के बारे में जानकारी मिली है पुलिस को, जो इस वनांचल क्षेत्र में नक्सलियों की मदद कर रहे हैं, उन तक सामान पहुँचाया जा रहा है। किसी न किसी दृष्टिकोण से जो व्यक्ति भी हो जो उनकी मदद कर रहे हैं उनको पुलिस जो है गिरफ्तार करने की बात कही है कि वो जो मददगार हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो है एमएमसी जोन में से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में जो है बादल ने खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस इनकी निशानदेही पर उसके बताए अनुसार जगहों पर छापेमारी करेगी। इसके अलावा जो है कवर्धा जिले के 2 वारदात जो हुई है पुलिस नक्सली मूवमेंट हुई, जो भोरमदेव थाना क्षेत्र में और तरेगांव थाना क्षेत्र में, तो इन दोनों जगहों पर जो है बादल की मौजूदगी बताई जा रही है। वो इन भड़ में शामिल था और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में भी पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिससे कई खुलासे जो है पुलिस ने मीडिया को जानकारी देने से मना किया, क्योंकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि बादल ने पुलिस की जो जानकारी दी है, उससे पुलिस को जो जानकारी दी है उससे पुलिस को आने वाले समय में काफ़ी मदद मिलेगी और नक्सलियों का जो ये जो उनका गढ़ बनता जा रहा है, खासकर जो कान्हा का क्षेत्र है, फेन एरिया है और भोरमदेव भारत से लगा हुआ क्षेत्र जो है, इनके लिए काफ़ी सुलभ बन गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर पुलिस की मौजूदगी आसानी से हो नहीं पाती है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में जो है नक्सली अपना गढ़ बना रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद उन्हें नहीं मिल पा रही है, बाहरी जो नक्सली हैं, जो बस्तर से नक्सलियों के आने की जानकारी मिल रही है। तो इन तमाम तरह की जानकारियाँ जो है पुलिस ने बादल से जुटाई है और इसके आधार पर जो है आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी।